ठीक है, एक्सेलरेशन वाला जो पार्ट हमने स्टडी किया है लास्ट क्लास में, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इट गिव्स अस दैट हाउ द वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमें किससे मिलता है, एक्सेलरेशन से पता चलता है। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने बनाया। इसके बाद मैंने आपको एवरेज एक्सेलरेशन का ये डेल्टा वी बाय डेल्टा टी फॉर्मूला करा हमने। आई थिंक ये स्लाइड आगे पीछे हो रही है, एक फॉर्मूला और डिराइव करा था ना मैंने आपको। ठीक है, आई थिंक सेव नहीं हुआ वो, है ना। तो ये एक्सेलरेशन निकाला था हमने, एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ तक हो गए अपना, ए बी सी तक के पॉइंट कर रखे हमने। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इसमें, अभी एक्सेलरेशन का थोड़ा बचा हुआ है, इसको पहले फिनिश करते हैं। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन आपने स्टडी करा, इसके बाद डी पार्ट ले रहे हैं अपन। डी पार्ट में हम डिस्कस करें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती है एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर, एट एनी इंस्टेंट। ओके, और इंस्टेंट क्या होता है, इंस्टेंट होता है इसमें टाइम इंटरवल इज गोइंग टू फिनिश, जो टाइम इंटरवल है वो इज ऑलवेज गोइंग टू बी फिनिश्ड। इसको कहते हैं अपन इंस्टेंटेनियस, यानी इस चीज को बोलेंगे अपन इंस्टेंट। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगी, तो किसी पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी, किसी इंस्टेंट पर उसकी जो एक्सेलरेशन है उसको अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे एवरेज एक्सेलरेशन का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल क्या करते हैं अपन, t2 माइनस t1 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल मींस डेल्टा टी। तो ये तो फॉर्मूला हो गया हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन का। अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखना है, क्या करना है हमें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताना है, तो इंस्टेंटेनियस में क्या होता है कि जो टाइम इंटरवल है, दिस टाइम इंटरवल इज गोइंग टुवर्ड्स जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, देन वी राइट दिस डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो अगर ये केस होता है कि जो टाइम इंटरवल इज गोइंग टुवर्ड्स जीरो, देन जो एक्सेलरेशन है उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम यहाँ से क्या बन जाएगा अपने पास, ए इंस्टेंटेनियस। ठीक है, ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डीवी बाय dt, यानी कि आप इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की जगह क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन आ जाएगा, तो ये a इज इक्वल टू आ जाएगा आपका dv बाय dt। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को सिंपली हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अपन सिंपली a से भी नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, a वेक्टर इज इक्वल टू एंड dv वेक्टर डिवाइड बाय dt। तो एक तो फॉर्मूला ये बना, a वेक्टर इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। ठीक है, इसके बाद देखो अपन ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी स्टडी किया हुआ है। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी लिखे हैं, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब ये हो गया x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर। ठीक है, एंड डिवाइड बाय टाइम ले लेते हैं अपन t2 माइनस t1, ये टाइम इंटरवल हो गया। ओके, सो वी कैन राइट इज ए डेल्टा x वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा t। ठीक है, डेल्टा एक्स वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी, सो ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। अब इसमें भी अगर हम ये कहें कि जो टाइम इंटरवल है, दैट टाइम इंटरवल इज सो शॉर्ट दैट इट इज ऑलवेज गोइंग टुवर्ड्स जीरो, इतना छोटा टाइम इंटरवल है कि हमेशा क्या हो रहा है, जीरो पे जा रहा है, तो मतलब ये एक इंस्टेंट हो गया। इंस्टेंट हो गया तो वी कैन राइट इट एज डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी। ओके, और ये जो वेलोसिटी आएगी आपके पास, अब ये कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी होगी ये, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सिंपली अपन क्या करेंगे, सिंपली आप v से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा हो जाएगा dx डिवाइड बाय dt, dx डिवाइड बाय dt, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो जो वेलोसिटी आपको मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, अब देखो एक्सेल इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, dv बाय dt है।
dv बाई dt किसका फॉर्मूला है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। और इसमें अगर v की वैल्यू हम रख दें dx बाई dt, तो ये कितना जाएगा? इट विल बी इक्वल टू d2x डिवाइड बाय dt2। ठीक है, d2x डिवाइड बाय dt2 हो जाएगा ये x वेक्टर। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट को वन टाइम आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? ठीक है, वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, और टू टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन, यू विल गेट एक्सेलरेशन। यहां तक आया समझ में? ठीक हाँ सर, है ना? आई थिंक ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, पता लास्ट नहीं। क्लास किया था। हाँ, वो पेज पता नहीं कैसे मिस हो गया, इसमें से स्लाइड मिस हो गई। चलो कोई नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। ये तो डी पॉइंट हमने कंप्लीट करा है इसमें। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लेते हैं इसका ई पॉइंट। ई पॉइंट पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जैसा हम जानते हैं, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट्स वैल्यू कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, है ना? उससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक्चुअली बताता क्या है? एक्सेलरेशन हमें बताता है चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या बताता है हमें? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन से हमें क्या पता चलता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें पता चलता है। ठीक है, जैसे हम इसमें केस वन ले लेते हैं, केस वन लेते हैं, केस वन देखते हैं अपन। केस वन में क्या करते हैं कि मान लो टाइम जो t1 था, t1 टाइम पर जो वेलोसिटी थी वो आपकी थी u1। ठीक है, और फिर मोशन हुआ, मोशन होके t2 टाइम पर जो वेलोसिटी थी वो हो गई v। ठीक है, इसको ले लेते हैं अपन फर्स्ट, इसको इसको u ले लेते हैं, इसको v ले लेते हैं। ठीक है, u थी और बाद में v हो गई। तो मोशन जो हुआ हमारा, ये मान लो a से लेके b तक मोशन हुआ, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं अपन। a से लेके b तक, a टू b स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ, और टाइम उसमें यहाँ t1 था, t2 हो गया। तो टाइम इंटरवल कितना हो गया? t2 माइनस t1। अब इस केस में फर्स्ट केस लेता हूँ, इफ आई से दैट u इज ग्रेटर देन, अपन ये कहते हैं कि u इज लेस देन v। u इज व्हाट? u इज लेस देन v। तो यहां से अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन निकालूं, देखो टाइम इंटरवल की जब भी बात होगी, टाइम इंटरवल की बात होगी, तो जो भी वैल्यू निकलेगी वो एवरेज होगी। तो यहाँ टाइम इंटरवल है t2 माइनस t1, तो इस टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन निकालोगे तो क्या आएगी? वो एवरेज एक्सेलरेशन आएगी। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस u, यही होगा ना? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या? टाइम इंटरवल करोगे t2 माइनस t1। अब नाउ वी नो दैट u इज लेस देन v। तो ये बताओ कि यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो कैसे आएगी? पॉजिटिव ही आएगी ऑब्वियसली। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव ही आएगी, मतलब कि अपना एक्सेलरेशन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं ना कि इफ वेलोसिटी, if velocity increases with time, ठीक है, if velocity increases with respect to time, then acceleration will be, acceleration will be पॉजिटिव। एक्सेलरेशन कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। समझ में आई नहीं आई बात? अगर टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज होती है, अगर देखो u इज लेस देन और v बड़ा है ना अपना, तो अगर टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो जो एक्सेलरेशन होता है उस एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे अपन? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली हमारे फॉर्मूले से भी आ रहा है, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, यहीं पर ही अपन केस टू ले लेते हैं। इसी में, इसी एग्जांपल से केस टू ले लेता हूँ। एंड इफ आई से दैट u इज ग्रेटर देन v। अब हम ये कह रहे हैं कि u इज ग्रेटर देन v। तो u इज ग्रेटर देन v, अब यहाँ से अगर एवरेज एक्सेलरेशन निकाले हम, एवरेज एक्सेलरेशन अगर यहाँ से निकाले, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और डिवाइड बाय जो है वो टाइम इंटरवल आ जाएगा। टाइम इंटरवल मतलब t2 माइनस t1। अब यहाँ से जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो कैसे आएगी? नेगेटिव आएगी, नहीं आएगी? ठीक है, क्योंकि v तो छोटा है ना u से, तो जो वैल्यू निकल के आएगी आपके पास एक्सेलरेशन की, वो कैसी आएगी? नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? इसमें पता चल रहा है कि इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस, ठीक है, इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस with respect to time, with respect to time, then then acceleration will be, then acceleration will be
नेगेटिव। एक्सेलरेशन कैसी होगी? नेगेटिव होगी। समझ में आ रहा है? अगर टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? नेगेटिव होगी। और जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को अपन बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। ओके, नाउ लेट्स से केस 3। अब केस 3 लेते हैं हम इसमें, और केस 3 में कहते हैं कि u इज इक्वल टू वी है। u की वैल्यू क्या है? v के बराबर है। तो यहां से एवरेज एक्सेलरेशन कितना आएगा? बोलो, एवरेज एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0। u और v की वैल्यू अगर सेम हो गई तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इफ if velocity is same, if velocity is same, if velocity is same with respect to time, then acceleration will be then acceleration will be then acceleration will be zero. तो acceleration क्या होगी? जीरो होगी। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो एक्सेलरेशन के टाइप्स कितने हो गए? एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा? जब चेंज इन वेलोसिटी, क्या जो चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव हो, या मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर अगर चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव हो, यानी मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पर क्या है? इफ द वेलोसिटी इज सेम मींस देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, देन द एक्सेलरेशन विल बी जीरो। बोलो, आए केस समझ में आपको? आए समझ में? ठीक है, हाँ सर। ठीक है, चलो। और ये हमारा पार्ट हो गया एक्सेलरेशन का। अभी सर तो नेक्स्ट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है इसमें? वो अभी आएगा ना। अभी टाइप्स ऑफ ओके। मोशन देखो ना आप, मैं अलग से बताऊंगा। ये तो अभी एक्सेलरेशन तक हमने सॉल्व करा, ठीक है। अभी हम टाइप्स ऑफ मोशन, पहले हम देखो, अभी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं? रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। तो पहले हमने मोशन को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, कि भाई उसका पाथ कैसा है, उस पाथ के बेसिस पे अपन ने बोला कि प्रोजेक्टाइल मोशन है, सर्कुलर मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। अभी हम जो चैप्टर है वो स्ट्रेट लाइन मोशन ही पढ़ रहे हैं। अब स्ट्रेट लाइन मोशन में मैं आपसे अब हम एक टॉपिक पिक कर रहे हैं, वो है टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन जब हम, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये समझ जाओ आप कि जो मेन हेडिंग है हमारी वो रेक्टिलिनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ मोशन में हम ये बता रहे हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन इन जो स्ट्रेट लाइन मोशन है उसमें टाइप्स ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो फर्स्ट जो है इसमें, फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट इज व्हाट? यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले तो यूनिफॉर्म मोशन होता है क्या है? व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन? ओके, सो व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन, इसका फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम। व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन? इफ if a body covers if a body covers equal, ठीक है, if a body covers equal displacements, ठीक है, if a body cover equal displacements or distances, ठीक है, if a body covers equal displacements or distances in equal interval of time, in equal interval of in equal intervals of time, ठीक है, then then its motion is called then its motion is called then its motion is called uniform motion। उसके मोशन को हम क्या कहेंगे? then its motion is called uniform motion। और ये बात बिल्कुल अपने माइंड में फिक्स करके रखना कि टाइप्स ऑफ मोशन जब अपन बात कर रहे हैं तो टाइप्स ऑफ, यहाँ पर क्या बात हो रही है अभी? टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, ये ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं अभी मैं बस, ठीक है। ओनली स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है यहाँ पर। तो टाइप्स ऑफ मोशन में क्या है? टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या करा? फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स और डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में उसके मोशन को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। एंड इन यूनिफॉर्म मोशन इन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी, और चेंज इन डिस्टेंसेस है तो स्पीड। ठीक है,
और स्पीड. सो इन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी और स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग स्ट्रेट लाइन मोशन. ठीक है, ड्यूरिंग स्ट्रेट लाइन मोशन. आया समझ में? ठीक है. सो दिस इज अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. अच्छा मुझे बताओ कि जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कितना होगा? व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? सी Very पॉइंट की अगर uniform मैं बात करूं, acceleration. एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जीरो. इन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन विल बी जीरो बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट. है कि नहीं? एक्सेलरेशन होता है क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है ना. अगर हाँ. वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो हो जाएगा. समझ में आ रही है बात? सो इन यूनिफॉर्म मोशन द एक्सेलरेशन विल बी जीरो. नाउ लेट्स सी द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं अपन. सो लेट्स राइट फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सेम डेफिनेशन से देखो आप यहाँ पर. इफ अ बॉडी कवर्स if a body if a body covers. ठीक है. if a body covers if a body covers unequal. अब क्या कहेंगे? unequal displacements. ठीक है. unequal displacements और distances. ठीक है. if a body covers unequal displacements or distances in equal interval of time. in equal interval of in equal intervals of time. ठीक है. पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, कंप्लीट कर लेना आप. नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या आता है? बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स और डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है. पूरी कवर लाइन कंप्लीट कर लेना आप इसमें. सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं कि बी पॉइंट लेते हैं अपन. बी पॉइंट. सो इन नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी और स्पीड. ठीक है. वेलोसिटी और स्पीड डज नॉट रिमेन कांस्टेंट. वेलोसिटी या स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती है. डज नॉट रिमेन कांस्टेंट. ठीक है. और सी पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है इसकी बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन को. इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन विल नॉट बी इक्वल टू जीरो. एक्सेलरेशन जो होती है वो जीरो नहीं होती है. इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन विल नॉट बी इक्वल टू जीरो. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिलरेटेड मोशन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एक्सिलरेटेड मोशन. आए समझ में? नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है उसको एक्सिलरेटेड मोशन भी कहते हैं. सो अभी यहाँ पर क्या डिस्कस करा अपन ने? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस और डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है. इसके अंदर वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट रहेगी. ठीक है. वेलोसिटी या स्पीड क्या रहेगी? इसमें कांस्टेंट रहेगी. यहाँ पर वेलोसिटी और स्पीड क्या है? कांस्टेंट नहीं रहेगी. यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो होगा और यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है उसी को अपन क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं. ठीक है. समझ में आ गया? नॉन यूनिफॉर्म जो मोशन होता है उसको ही अपन क्या कहते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं. ठीक है. ठीक है. तो अभी पीछे से तो कोई डाउट नहीं है ना? नहीं. लास्ट लास्ट स्लाइड में कोई डाउट नहीं है. ठीक है. अब देखो अब आते हैं अपन थर्ड पॉइंट पे अपने. तो थर्ड पॉइंट इज यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड. ठीक है. यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन. ठीक है. यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन. अब यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन क्या होता है? देखो आप, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन क्या होता है? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन क्या होता है? इफ इफ द ध्यान से देखना आप. इफ द चेंज इन वेलोसिटी इफ द चेंज इन वेलोसिटी
if the change in velocity of a body, if the change in velocity of a body remains, ठीक है, if the change in if the change in velocity of a body remains equal, remains equal in equal intervals of time, in equal intervals of, in equal intervals of time, ठीक है, if the change in velocity of a body remains equal in equal intervals of time during, during straight line motion, ठीक है, during straight line, during straight line motion, ठीक है, during straight line motion, then its motion is called uniformly accelerated motion। समझ में आ जाएगा ना, थोड़ा और सेंटेंस लिखने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। नहीं। if the change in velocity of a body remains equal in equal intervals of time during straight line motion, then its motion is called uniformly accelerated motion। उसके मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। अब ड्यूरिंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, during uniformly, uniformly accelerated, during uniformly accelerated motion, ठीक है, during uniformly accelerated motion, acceleration of a body, acceleration of a body, acceleration of a body remains, remains constant, ठीक है, एक्सेलरेशन जो होगा बॉडी का वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। आया समझ में, ठीक है। अब आते हैं अपन यहाँ पर फोर्थ केस पे। फोर्थ केस इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस केस में क्या हुआ, आपका एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ध्यान रखना, एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होगा, आई थिंक अब तो डेफिनेशंस आप अपने आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है, यू कैन गिव अ डेफिनेशन बाय योरसेल्फ, लाइक इफ द चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, if the change in velocity, ठीक है, if the change, if the change in velocity, if the change in velocity of a body, of a body does not, does not remain, does not remain equal, ठीक है, does not remain equal in, ठीक है, does not remain equal in equal intervals of time, in equal intervals of time, ठीक है, intervals of time during straight line motion, ठीक है, during straight line motion, during straight line motion, ठीक है, during straight line motion, then its motion is called non uniformly accelerated motion। उसका जो मोशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। और ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन does not, does not remain, does not remain constant। जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। देखो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो टाइम के साथ जो है वो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो वो टाइम के साथ क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है, these are the types of motion in a when we are studying a straight line motion। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, वेलोसिटी डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट हियर, acceleration remains constant in uniformly accelerated motion,
एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, आए समझ में? हो गए सारे चारों समझ में आए आपको? ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन हाँ यूनिफॉर्म सर। मोशन, सर वो एक्सेल आप एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन does not change with time वाला वो पॉइंट वापस समझाओगे? इसमें तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया ना। मान लो कोई बॉडी है, हाँ वो मोशन कर रहा है 10 सेकंड, मान लो 10 सेकंड के लिए मोशन कर रहा है, 10 सेकंड के लिए उसकी एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो थ्रू आउट द 3 सेकंड उसकी एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगी। पर अगर मान लो हाँ एक्सेलरेशन चेंज हो रही है तो आपको कुछ ना कुछ इक्वेशन दे देंगे। जैसे आपको दे देंगे ए टी इजिकल टू, आपको ऐसे लिख देंगे 3t² प्लस टी लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर टी की वैल्यू रखूंगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अगर टी हाँ की वैल्यू रखेंगे तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो इसमें इस केस में मैं क्या कहूंगा, इन दिस केस एक्सेलरेशन इज नॉट अ कांस्टेंट, इट इज डिपेंडिंग ऑन टाइम, है ना। सो आई राइट दैट एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है कि नहीं? तो हाँ ये हाँ इस सर। टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके, वो कैसे न्यूमेरिकल अभी करेंगे अपन लोग, एक बार ये थ्योरी निपटे। तो ये इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब किसके होंगे, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के। ठीक है, कौन से केस के होंगे वो, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के। ठीक है, तो अपन ने टर्म्स स्टडी कर लिए अब। ठीक है, टर्म्स हमारी हो गई, डन हो गई टर्म्स। टर्म्स के साथ साथ हमने ये मोशन भी देख लिया है कि मोशन कितने टाइप के होते हैं ना। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक चूज करते हैं अपना। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, देखो आप। नेक्स्ट टॉपिक जो स्टडी करने वाले हैं हम, वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो इक्वेशंस ऑफ मोशन स्टडी कर लेंगे, उनके डेरिवेशन हम देखेंगे, और आफ्टर डेरिवेशन देन वी विल स्टडी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मोशन। वो तो खैर नेक्स्ट क्लास में ही हो पाएगा। ठीक है, अभी बट नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन हम स्टडी कर रहे हैं। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस ओनली एप्लीकेबल होती है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। Okay, so you can apply the equations of motion only and only when acceleration is constant. अगर acceleration constant है तभी आप equations of motion लगा सकते हैं, otherwise equations of motion को apply नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है that equations of motions are only applicable when the body is doing uniformly accelerated motion। आया समझ में? जब बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है तभी आप इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, now let's see how many are we have equations of motion। first equation of motion जो होती है v is equal to u plus at। first equation is v is equal to u plus at। second equation of motion is s is equal to ut plus half at square। okay, and third equation of motion is v square is equal to u square plus 2as। ठीक है, और एक है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, वो है nth की। nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करा, ये होती है u प्लस हाफ a 2n-1। ओके, सो चार इक्वेशन ऑफ मोशन, फोर इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। एंड फोर्थ इक्वेशन इज डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है u प्लस हाफ है 2n-1। ठीक है, so these are the four equation of motion, and one by one we will see that how to derive these equations of motion. But before starting to derive these equations of motion, let's see that which quantity is representing what। okay, like what is u क्या होता है इसमें पता है आपको? u is what? u is, बोलो, u is velocity। initial velocity। u is initial velocity। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर डिवाइड बाय सेकेंड। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं v। second व्हाट इज v? v इज अ final फाइनल velocity। वेलोसिटी। ठीक है, v इज अ फाइनल वेलोसिटी। यूनिट क्या होगी इसकी भी, मीटर अपॉन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं a। a इज व्हाट? a इज यूनिफॉर्म, हाँ acceleration। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे अपन। ठीक है,
क्योंकि यूनिफॉर्म के केस में ही ये इक्वेशन अप्लाइड है। तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस मीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर की यूनिट है। टी जो है यहाँ पर, टी इज अ टाइम इंटरवल। टी इज व्हाट? टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल को जनरली अपन T2 माइनस T1 लिखते हैं। तो T2 माइनस T1 इजिकल टू टी हमारा टाइम इंटरवल हो गया। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? सेकंड। ठीक है। और क्या आ रहा है इसमें? और कौन सी टर्म आ रही है यहाँ पर? एस आ रहा है। ठीक है। एस क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड। Distance. ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम इंटरवल टी। ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल टी। डिस्टेंस कवर्ड को हम किस में लेंगे? यूनिट क्या होगी उसकी? मीटर, है ना। इसके बाद है एस nth। ठीक है। तो एस nth इज व्हाट? डिस्टेंस कवर्ड इन, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। तो ऑब्वियसली इसको किस में लेना है अपन को? मीटर में। ठीक है। तो सारे आपको टर्म्स पता लग गए, कौन सी क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है। यू होगी इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, ए जो है एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, टी टाइम इंटरवल हो गया, एस जो है डिस्टेंस कवर्ड हो गई, और एस nth क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। ओके। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डिराइव वन बाय वन, वी विल डिराइव ऑल दीज इक्वेशंस। ओके। सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन को अब हम क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। ठीक है। तो डिराइव द इक्वेशन, लेट अस कंसीडर दैट a body is doing a straight line motion. ठीक है। first of all consider that a body is doing a straight line motion from this position A to position B. Okay. Body is doing uniformly accelerated motion from position A to position B. Okay. तो straight line motion है तो एक straight line बना देते हैं। straight line बना दिया अपन ने, ये straight line बना दिया। ठीक है। तो इनिशियली जो टाइम है वो कितना है? T1 है। इनिशियल जो टाइम है वो कितना है? T1 है। फाइनल जो टाइम हो गया वो T2 हो गया। तो टाइम इंटरवल कितना हो गया? T2 माइनस T1। क्लियर है ना। जब ए से वो बॉडी ने मोशन स्टार्ट करा तो टाइम कितना था? यहाँ पे T1 था, ये T2 हो गया। अच्छा, T1 टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी हो कितनी है? U है। और T2 टाइम पे वेलोसिटी कितनी हो गई? V हो गई, है ना। और ए से बी तक मोशन हो रहा है। एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है तो उसको ए से बता दिया। ठीक है। और जो डिस्टेंस कवर करी है उसने ए से बी तक, वो डिस्टेंस कितने? एस है। तो ये डिस्टेंस कवर्ड आ गई आपकी, एस डिस्टेंस कवर्ड आ गई। ठीक है। सारी क्वांटिटीज हो गई, सब क्वांटिटीज आ गई इसके अंदर, है ना। अब देखो, अब हाँ इसमें, है ना, सर। अब हम इसमें निकालते हैं फर्स्ट, पहले देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, अपना जो मोशन हो रहा है, जो बॉडी मोशन कर रही है, वो कैसे कर रही है? ए से बी की तरफ मोशन कर रही है। जो मोशन हो रहा है हमारा, फ्रॉम ए टू बी मोशन हो रहा है। तो ए टू बी जब मोशन हो रहा है, अगर उसके लिए मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना हो, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, यही होता है ना। बोलो, यही होता है। हाँ हाँ तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही होगा ना। फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी, और डिवाइड बाय क्या आएगा? टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल क्या है? T2 माइनस T1। तो ये हो जाएगा V माइनस यू, और T2 माइनस T1 को आप क्या करोगे? T कर दोगे। ठीक है। इस इक्वेशन को अपन अरेंज कर लेते हैं। देखो AT इजिकल टू कितना हो जाएगा? V माइनस यू हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं V इजिकल टू U प्लस AT आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आया? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आया भाई? है ना। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी अपन निकाल फाइंड हाँ आउट सर। करते हैं, हाँ। अब अपन फाइंड आउट करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। सेकंड, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं अपन। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास? एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है। एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ ये फाइंड आउट करना चाहूँ कि डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर बाय, डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन टाइम इंटरवल, इन टाइम इंटरवल, इन टाइम इंटरवल टी। ठीक है। टी टाइम इंटरवल में उस बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? तो एस डिस्टेंस कवर करिए, करिए कि नहीं करी? अब आपको एक फॉर्मूला ये पता होगा, एक फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू
एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, होता है कि नहीं होता? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है, होता है, बोलो यस नो। हाँ ठीक सर, है, हाँ सर। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ इस फॉर्मूले से, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा? स्पीड इंटू स्पीड टाइम इनटू आएगा। टाइम। पर टाइम की जगह आपने क्या लिया हुआ है? टाइम इंटरवल लिया हुआ है। टाइम की जगह आपने टाइम इंटरवल लिया है, तो स्पीड की जगह क्या आएगा? एवरेज स्पीड आएगी। ठीक है, टाइम की जगह आपने क्या लिया हुआ है? टाइम इंटरवल लिया हुआ है, तो स्पीड की जगह क्या आएगा? एवरेज स्पीड आएगी, तो एवरेज स्पीड आ गई। और टाइम इंटरवल कितना आपका टी है, इसको मैं एक इक्वेशन कर देता हूँ, स्मॉल ए से दे देता हूँ। आया समझ में? नहीं आया बोलो? ठीक है, हाँ सर। अच्छा अब देखो, अब एवरेज जो है, एवरेज जो है, अगर आपको इनिशियल और फाइनल पता है, आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड होता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड होता है। तो विदाउट डायरेक्शन अपन लेंगे तो ये एक तरह से स्पीड ही है। अगर विदाउट डायरेक्शन ले आप, तो ये इनिशियल स्पीड है, फाइनल स्पीड है। तो एवरेज कैसे निकाले? इनका सम करके 2 का डिवाइड कर दो, तो u प्लस वी डिवाइड बाई 2 कर दो। ठीक है, और यहाँ पर इंटू क्या कर देंगे? टी कर देंगे। आया समझ में? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, सर वो u प्लस वी डिवाइडेड देखो बाई ना, 2 आप वाला वापस एवरेज समझ एवरेज गए। निकालना है ना आपको, यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालनी ना। हाँ हाँ एवरेज स्पीड कैसे करेंगे? इनिशियल स्पीड दे रखी है, फाइनल स्पीड दे रखी है, तो ऐड सम करके 2 का डिवाइड कर दो, ऐसे तो निकालते हैं एवरेज, है ना? हाँ हाँ ठीक है, समझे। अब देखो, अब क्या ध्यान रखना है आपको यहाँ से, यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है, पॉइंट में आपको बताना हूँ। आपकी सेकेंड और थर्ड दोनों इक्वेशन डिराइव हो जाएगी। इसको, इस वाले इक्वेशन को अपन करेंगे ए इक्वेशन, इसको कर देते हैं। ठीक है, आप देखो कि जो आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें वी आ रहा है कि नहीं आ रहा? वी नहीं आ रहा ना इसमें, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में वी नहीं आ रहा, तो फाइनल वेलोसिटी नहीं आ रही। तो फाइनल वेलोसिटी को हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है। यहाँ से क्या करना है? फाइनल वेलोसिटी को एलिमिनेट करना है। तो फाइनल वेलोसिटी को कैसे एलिमिनेट करोगे? v की वैल्यू अपन क्या रख देते हैं? u प्लस एटी रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, है कि नहीं? जो v है उसकी वैल्यू क्या कर दे? u प्लस एटी रख दो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ये t आ गया, है ना? अभी इसको सम करो, u और u कितना हो गया? 2u हो गए। तो ये 2 को इसके साथ सेपरेट कर लो। ऐसे यहाँ पर ये 80 और 80 डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, ये इस तरह से सेपरेट कर लो, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, है ना? तो इन ब्रैकेट यू विल गेट u प्लस 1/2 80। ओके, और ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या है? टी है ही सही। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करो टी को अंदर, तो s इज इक्वल टू व्हाट यू विल गेट? u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। सो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ऐसे आपको मिल जाएगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बोलो आया समझ में? ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। हाँ सर समझा। ठीक है, डन। ओके, तो अब हमारी दो इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव हो गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसी से नाउ यू कैन डिराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आल्सो, यू कैन वेरी इजीली डिराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अभी हम लेते हैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड हो गया। नाउ लेट्स टेक दिस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं हम। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, सो मैंने एक इक्वेशन दी थी आपको, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन ए, एक इक्वेशन बनाई थी मैंने यहाँ पर, इक्वेशन ए। इक्वेशन ए क्या थी? s इज इक्वल टू u प्लस वी डिवाइड बाय 2 इंटू टी। ठीक है, ये इक्वेशन है अपने पास। अब आप ध्यान से नोटिस करो कि जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन सी ऐसी क्वांटिटी जो नहीं आ रही? टी नहीं आ रहा ना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, टी नहीं आ रहा हाँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो आप क्या करो, सर। इसमें टी को अपन को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो टी को कैसे एलिमिनेट करोगे? तो देखो, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें पता है ए इज इक्वल टू क्या होता है? वी माइनस यू डिवाइड बाई टी होता है नहीं होता? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में अपन ने एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा था ना, यहाँ से टी इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं अपन? टी इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई ए कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करें कि ये जो टी की वैल्यू निकाली है, इसको पुट कर दो इस इक्वेशन में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट करो, देखो क्या मिलता है आपको। तो s इजिकल टू ये हो जाएगा u प्लस वी। ठीक है, u प्लस वी डिवाइड बाय 2, ये तो हमने ये करा। t की वैल्यू पुट करें, t की वैल्यू क्या है? v माइनस यू डिवाइड बाय a। ठीक है, अब इसमें से वन वन अपॉन टू ए को तो आप बाहर ले लो, 1/2a को तो बाहर ले लो।
तो अंदर क्या हो जाएगा आपका पास v प्लस यू इन ब्रैकेट v प्लस यू v माइनस यू, विद इन द ब्रैकेट यू विल गेट v प्लस यू v माइनस यू। तो फॉर्मूला हो गया a प्लस बी ए माइनस बी का, हो गया नहीं हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया ना। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बनेगा नहीं बनेगा, इट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इस साइड आपके पास s है, सो व्हाट यू विल गेट, ये हो जाएगा 2as, सो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और अल्टीमेटली यू विल गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। so this is your third equation of motion, by this you will get third equation of motion। ठीक है, आया समझ में, बोलो। हाँ सर। So this is the third equation of motion। Now let's see the fourth equation of motion। Last वाली जो है हमारे पास, that one is fourth equation of motion। Fourth equation of motion। ओके, तो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन पहले हम देख ले, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है एस nth इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। ठीक है, ये होती है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। अब पहले इसमें देखें कि एस nth का मतलब क्या है। ठीक है, एस nth का मीनिंग क्या होता है। देखो मान लो कोई बॉडी है, वही मोशन कर रही है ए से लेके बी तक, उसका कंप्लीट मोशन है, ए टू बी तक है स्ट्रेट लाइन मोशन, तो ए से बी तक ये स्ट्रेट लाइन मोशन है इस तरह से। ठीक है, ए से बी तक मोशन कर रहा है ना। अब देखो जो एस nth होता है ना, nth, एस nth का मतलब क्या होता है, एस nth मतलब होता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ठीक है, एस nth, ये फॉर्मूला है, ये डायग्राम तो अपन ने बना ही रखा था। nth सेकंड का मतलब क्या होता है, nth सेकंड का मतलब होता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ठीक है, एस एन क्या होगा, देखो एस इज इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। एस इज इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। मान लो एन सेकंड में उसने, एन सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करी उसने कितनी कवर करी, एस एन कवर करी एन सेकंड में। एन सेकंड, एनथ और एन में अंतर है भाई, ध्यान रखना, डिफरेंस है। एनथ एन वहां, जैसे जैसे फिफ्थ बोलना और 5 बोलना, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये एन सेकंड में इसने एस एन डिस्टेंस कवर करी है, और मान लो एस एन माइनस 1 में जो डिस्टेंस कवर करी है उसने ये डिस्टेंस कवर करी है। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया आपका सी। तो आपको ही बताना है कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कहलाती है एस nth, ये जो बची हुई है ये क्या कहलाएगी, एस nth। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात। कंप्लीटली ए से लेके बी तक का जो हम कह रहे हैं कि जो स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ है, उसमें एन सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो एस एन कवर कर रहा है। और एस एन माइनस 1 टी एन एन माइनस यानी 1 सेकंड कम कर दिया उसमें से अपन ने, तो उसमें कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, एस एन माइनस 1। तो एस nth का मतलब होता है एस एन माइनस 1। ठीक है, क्या करोगे आप, एस एन माइनस 1 करोगे, तो देखो आपके पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, अब इस एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में अगर मुझे एस एन निकालना हो, एस एन निकालना हो, तो एस एन निकालना हो तो टी की वैल्यू क्या करनी है आपको, एन रख दो, ये एन रख दो, 1/2 आ जाएगा, ये ए आ जाएगा, ये एन स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात यहाँ तक भाई। ये जो इक्वेशन है इसमें टी की वैल्यू क्या रख दो, एन रख दो। ऐसे ही आपको ऐसे एस एन माइनस 1 निकालना है, तो एस एन माइनस 1 के लिए टी की वैल्यू क्या करो, एन माइनस 1 कर दो, ये एन माइनस 1 कर दो, ये 1/2 कर दो, ये ए, और इधर एन माइनस 1 कर दो, ये स्क्वायर आ गया। अब आपको एस nth निकालना है। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एस nth। तो एस nth क्या होता है, एस एन माइनस एस एन माइनस 1, यानी इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दो, तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो इसको माइनस करो तो देखो यू एन। ठीक है, यू एन माइनस, अब ये अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस यू एन, और ये प्लस 1 हो जाएगा, प्लस यू हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, प्लस, ये वाला जो हो जाएगा ये कितना बन जाएगा आपका, प्लस यू हो जाएगा, प्लस यू हो गया। समझ में आया। सर फिर- सर हाँ बोल। वो एस एन माइनस 1 वाला मुझे नहीं समझा। इक्वेशंस की बात कर रहे हो या डायग्राम की। डायग्राम। डायग्राम में देखो, मान लो ए से बी तक जाने में जो उसको टाइम लग रहा है वो कितना टाइम लग रहा है, एन सेकंड का टाइम लग रहा है। ए से बी तक जाने में उसको टाइम कितना लग रहा है, एन सेकंड का। तो एन सेकंड में डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, वो एस एन। तो एस एन क्या हो गया, डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकंड। समझ में आया, डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकंड।
तो डिस्टेंस कवर्ड इन हाँ n सेकंड तो SN हो गया। अब उसमें से 1 सेकंड कम कर दो, 1 सेकंड कम कर दो आप, तो कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यानी मैं कह सकता हूँ कि हाँ लास्ट सर। सेकंड उसकी ने उसकी जर्नी के लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करा, ये आपको पता करना है। ठीक है, उसने अपनी जर्नी जो है, अपनी जर्नी के लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करा, ये हमें पता करना है। ठीक है ना? तो तो लास्ट, हाँ बोलो। एसेंट का मतलब लास्ट होता है। हाँ, लास्ट सेकंड में कितना कवर है, लास्ट ही तो सेकंड हुआ ना इसका। 1 सेकंड अपन ने माइनस कर दिया ना उसमें से, तभी तो n-1 सेकंड की हाँ डिस्टेंस निकाल रहे हो आप। 1 सेकंड अपन ने माइनस कर दिया ना उसमें से, तो ये हाँ SN-1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं करना, जो जो आपकी इक्वेशन होती है s इजिकल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उस s इजिकल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में आपको क्या करना है, t की वैल्यू n पुट करनी है और फिर एक बार n-1 पुट करनी है। तो आपके पास ये दो इक्वेशन आ जाएगी। देखो, एक ये फर्स्ट इक्वेशन ये आ जाएगी, एक सेकंड इक्वेशन ये आ जाएगी। ठीक है, अब आपको माइनस करना है, SN-1 करना है। तो इसमें से इसको माइनस करो, ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, अब आगे देखो आप, फिर ये प्लस का साइन आएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस के बाद क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा, an² आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, फिर माइनस, ये माइनस का साइन आएगा, फिर 1/2 a। ठीक है, और ये क्या है, n-1 का होल स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखूं मैं, a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस 2n आ जाएगा। बोलो, यहां तक आया समझ में? ठीक है, बोलो यस नो। हाँ सर। ठीक है, तो इस un से इस un को तो हटाओ, और SN-1 क्या आता है, s nth होता है। SN-1 क्या आता है, s nth होता है। तो इसको s nth कर देता हूं मैं, इसमें इक्वल टू का साइन लगाता हूं। ठीक है, अब देखो आप, आपके पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है u प्लस 1/2, ठीक है, an² देन माइनस 1/2, है ना, an², ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस 1/2 a आ जाएगा। ठीक है, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 a, और ये 2n आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में? अब देखो, 1/2 an² से 1/2 an² को तो आप कैंसिल कर दो। अभी नेक्स्ट पे आ जाओ, ये आपके पास u बचा, u देन प्लस, यहाँ से देखो ये 1/2a को कॉमन ले लो, 1/2a को कॉमन ले लो, तो ये बचेगा आपके पास 2n, और यहाँ से -1, 2n-1। तो ये आपके पास s nth मतलब फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी, कि अपनी जर्नी के लास्ट सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, या s nth का मतलब s nth इजिकल टू u प्लस हाफ एट 2n-1, ये हो जाएगी आपके फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। ऐसे करके अपने पास चारों इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। बताओ। ओके, सो नाउ वी आर टेकिंग मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा नेम ही है, इसको से पता लग रहा हो कि मोशन जो हो रहा है वो अंडर द ग्रेविटी हो रहा है। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी इस तरीके का मोशन करती है कि उस पे जो फोर्स लग रहा है वो ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ही हो। ठीक है, यानी कि इफ अ बॉडी if a body do motion if a body do motion only under gravitational force, ठीक है, only under gravitational force, ठीक है, then it is called then it is called then it is called motion under gravity। ठीक है, then it is called under motion under gravity। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, अगर कोई बॉडी इस तरीके से मोशन कर रही है कि उस पे ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि जो उसका मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है। ठीक है, तो ड्यूरिंग ड्यूरिंग मोशन अंडर ग्रेविटी ड्यूरिंग मोशन अंडर ग्रेविटी ड्यूरिंग मोशन अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी equal to is equal to gravitational acceleration is equal to gravitational acceleration। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को किससे देते हैं, जी से।
ऑब्वियसली देखो वो जो मोशन कर रही है वो किसकी वजह से कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कर रही है। तो उस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो कौन सा फोर्स प्रोड्यूस करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ही प्रोड्यूस करेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो उसमें एक्सेलरेशन आएगी वो क्या होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी। तो यही पॉइंट हमने यहाँ लिखा है कि भाई कोई भी मोशन जो कर रहा है बॉडी ड्यूरिंग मोशन अंडर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है उसकी वैल्यू हम कितनी लेते हैं, 9.81 9.81 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, या फिर अगर क्वेश्चन में गिवन है तो अप्रोक्सीमेटली वी विल टेक 10 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में, पॉइंट समझ में आया, ठीक है ना। नाउ हाँ सर। नाउ if the if the direction of motion if the direction of motion is in is in direction of is in direction of gravitational force, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है ये, इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स then then acceleration then acceleration will be then acceleration will be positive। अच्छा मुझे बताओ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी किसी बॉडी पर, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या लेंगे हम, क्या होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन, हाँ कैसी होगी, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑपोजिट। नहीं नहीं देखो, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स is always is always downwards is always downwards ठीक है, is always downwards towards towards center of towards center of earth। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन हमेशा, ग्रेविटेशनल फोर्स को जनरली मैं एफ जी से लिखता हूं तो ध्यान देना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, डाउनवर्ड्स होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो अगर कोई बॉडी इस तरह से मोशन कर रही है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के ही डायरेक्शन में है, उसका जो मोशन हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में उसका मोशन हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो आप कैसी लोगे, एक्सेलरेशन हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अब ये लास्ट पॉइंट है इसका, फिर इसके डिराइव करा दूंगा मैं। लास्ट पॉइंट है, इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन if direction of motion if direction of motion is opposite is opposite to the is opposite to the direction of is opposite to the direction of gravitational force। ठीक है, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है, देन एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, ठीक है, देन एक्सेलरेशन विल बी द एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन क्या लेनी है आपको, नेगेटिव लेनी है। ठीक है, अब इस पेज पे जो भी है इस स्लाइड पे उसको अच्छे से एक बार देख लो, रिवाइज कर लो। मोशन अंडर ग्रेविटी का क्या मतलब होता है कि कोई भी बॉडी इस तरह से मोशन करे कि उस पर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट कर रहा हो, तो उसको बोलते हैं कि उसका जो मोशन हो रहा है कैसा हो रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग अ मोशन अंडर ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन होती है बॉडी की वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होती है, जी से उसको डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.81 या फिर 10 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है किसी बॉडी पे उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड्स होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर बॉडी इस तरह से मोशन कर रही है कि उसकी जो डायरेक्शन है मोशन की वो ग्रेविटेशनल फोर्स की ही डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन कैसा लेते हैं अपन, पॉजिटिव लेते हैं। अगर बॉडी इस तरह से मोशन कर रही है कि उसकी जो मोशन की डायरेक्शन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या लेना है आपको, नेगेटिव लेना है। बोलो आए समझ में, पॉइंट्स आए समझ में, ठीक है। हाँ सर। अब इसके जब क्वेश्चंस आएंगे हमारे, तो देखो इसके क्वेश्चन आपके मोशन इन प्लेन में भी है, तो जब तो
मोशन इन प्लेन मतलब हो गया 2 डायमेंशनल मोशन। तो जब हम करेंगे तब आपको बता देंगे। अभी यहाँ पर 2 केसेस है अपने पास, तो दोनों केस अपन डिस्कस कर रहे हैं। जैसे केस 1 है, फर्स्ट लेते हैं केस 1। ठीक है, केस 1 क्या है कि when a body is when a body is falls freely, फॉल्स फ्रीली कह सकते हो, या अपन ने किसी बॉडी को किसी हाइट से क्या करा है, ड्रॉप किया है, ड्रॉप। ठीक है, यहाँ पर क्या केस ले रहे हैं कि अ बॉडी इज फॉल्स फ्रीली, व्हेन अ बॉडी इज फॉल्स फ्रीली, या फिर उसको किसी हाइट से क्या करा है, हमने ड्रॉप किया है। तो बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप किया था, तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। देखें आप, कुछ इस तरह का सर आपको तभी मिलेगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा ना। हाँ, एक सेकंड ना, मैं डायग्राम बना दूं, मैं आप ही से ही करूंगा, क्वेश्चन है ना। तो इसका आएगा, तो इसे बॉल है, इसको बॉल को अपने ड्रॉप करा, ठीक है। और ये इसका हाइट जो है हम ले लेते हैं कि भाई हाइट कितनी है इसकी, एच है, एच इसकी हाइट हो गई। ठीक है, इनिशियल पॉइंट यहाँ पर इसका ए हो गया, और यहाँ सरफेस पर जो पॉइंट है वो बी हो गया, है ना। अच्छा, अभी देखो आपसे अब क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं कि ये बताओ मुझे ये जो बॉल आप ड्रॉप करोगे, तो ऑब्वियसली ये जो डाउनवर्ड आएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही आएगी ना। तो इसको तो अपन मोशन अंडर ग्रेविटी ले सकते हैं। तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो जी लेंगे। अब प्लस का जी लेंगे या माइनस का जी लेंगे, बताओ। प्लस। बोल, प्लस का जी लेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, तो हाँ, तो उसी के साथ आ रहा है, तो हम कैसा लेंगे इसको, प्लस का जी लेंगे, है ना। ये हो गई बात। अच्छा, किसी बॉडी को जब आप ड्रॉप करते हो, ऐसे करके ड्रॉप करते हो, तो क्या कोई फोर्स लगाना पड़ता है क्या आपको ड्रॉप करने में, बोलो। कोई फोर्स लगाना सर पड़ता है क्या, ऐसे छोड़ दो अपने आप नीचे चली आएगी वो तो, है ना, ग्रेविटी की वजह से। तो जहां पर आपको फोर्स नहीं अप्लाई करना पड़ रहा, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, जीरो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, जीरो। और फाइनल वेलोसिटी मान लो कितनी है, वी है। ये आया समझ में, नहीं आया ये बताओ। आया हाँ पॉइंट समझ सर। में। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, आपको तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है जब आप न्यूमेरिकल करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाए जाए यहाँ पे, तो क्या क्या वैल्यू आपको मिलेगी। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है अपने पास, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा देते, तो v तो ये हो गया आपका, u की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन प्लस का g, और टाइम क्या है t। तो यहाँ से t इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, v डिवाइड बाई g। आया समझ में। यानी कि अगर कोई बॉडी है उसको फ्रीली फॉल कर रहे हैं, तो वो सरफेस पर आने में उसको कितना टाइम लगेगा, वो आ जाएगा आपके पास इस फॉर्मूले से, v बाई जी से। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन है वो है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। ठीक है, तो एस कितना है यहाँ पर, ये हाइट है एच, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ये टी हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन जी हो जाएगा, और ये टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एच इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। आया समझ में। आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है, एच इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। अब इसमें देखो 1/2 और जी तो कांस्टेंट है, इसमें 1/2 और जी तो कांस्टेंट है, तो यानी किसी बॉडी को जब आप ड्रॉप कर रहे हो, तो उसकी जो हाइट, जो वो कवर हाइट मतलब जितनी वो नीचे आ रही है, डाउनवर्ड जितना डिस्टेंस वो कवर कर रही है, वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के स्क्वायर के। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं इससे डायरेक्टली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप कि कोई भी बॉडी को जब आप फ्रीली फॉल कर रहे हो, तो फ्रीली फॉल के केस में वो जितना नीचे आती है, नीचे डाउनवर्ड जो डिस्टेंस कवर करती है, वो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दैट हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो यहाँ पर देखो इसको वी स्क्वायर कर लेते हैं, यू तो जीरो हो गया आपका, ये प्लस आ जाएगा, ये टू जी एंड एच आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखें v इज इक्वल टू कितना जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। यानी आप जैसे मान लो 20 मीटर की हाइट से किसी को ड्रॉप कर रहे हो बॉल को, तो वो सरफेस पर जब वो स्ट्राइक करने वाली होगी, बिल्कुल सरफेस पे जब वो स्ट्राइक करने वाली होगी, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, उनको लगाओगे तो 3 फॉर्मूले आपके पास आ जाएंगे। फॉर्मूला याद करने का, फॉर्मूला रटने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू रिमेम्बर दीज फॉर्मूलाज, यू जस्ट रिमेम्बर द कॉन्सेप्ट, कि जब भी बॉडी को आप फ्रीली फॉल करोगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, आया समझ में ये।
ये तो है केस 1। सर हाँ। इनिशियल वेलोसिटी, हम्म। सर अगर फाइनल वेलोसिटी दे दिया रहेगा फिर हम ये थर्ड इक्वेशन से हम हाइट फाइंड आउट कर हाइट सकते फाइंड हैं। आउट कर सकते हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको फॉर्मूले रटने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ये केस ध्यान रखो, ये जो डायग्राम है इसको ध्यान रखो, फिर जैसा रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये डायग्राम ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है, उसको लर्न करना है। जैसे अपन केस 2 ले लेते हैं, केस 2 ले लेते हैं। अब केस 2 क्या है, यहाँ पर तो बॉल को ड्रॉप किया था। अभी हम कहते हैं कि भाई व्हेन अ बॉडी, व्हेन अ बॉडी थ्रोन, when a body thrown vertically, when a body thrown vertically upwards, when a body thrown vertically upwards, अब क्या कर रहे हैं, बॉडी को क्या है वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, बॉडी को क्या कर रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं। अब क्या केस बनेगा, तो देखो वर्टिकली अपवर्ड देखते हैं हम, तो जैसे वो ये इस तरीके का केस बनाते हैं हम। देखो आप, जैसे किसी बॉडी को अपन ने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करा, ये थ्रो करा, ठीक है, और ये सरफेस बना लेते हैं, सरफेस बनाए। ये आपका ए पॉइंट हो जाएगा, ये हियर दिस वन इज बी पॉइंट, है ना। हाइट वापस से मान लो कि हाइट कितना है, एच है। लेट्स अज्यूम हाइट कितनी है, एच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताओ कि जब आप किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हो, तो अपवर्ड थ्रो करने में क्या आपको फोर्स लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता है? अपवर्ड थ्रो करने में फोर्स लगाते हो, इस पेन को ऊपर फेंकोगे तो फोर्स लगाओगे ही लगाओगे, बोलो। हाँ लगाएंगे ना। तो हाँ क्योंकि फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आप क्या है, उस बॉडी को कुछ इनिशियल वेलोसिटी दोगे, तभी वो ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है। अच्छा, बॉडी जब अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेती है, तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद वापस से नीचे आती है कि नहीं आती? आती है ना। तो मतलब उसकी हाँ सर, मैक्सिमम हाइट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, बताओ? 0। जीरो हो जाएगी, तभी तो वापस आ रही है ना। अगर जीरो नहीं होगी तो और ऊपर जाती जाएगी वो तो। ठीक है। हाँ अच्छा, सर, एक्सेलरेशन जो होगा उसका प्लस जी होगा कि माइनस जी होगा, माइनस। बोलो। एक मिनट, देख लो सर आराम से करके। नीचे वापस आ रहा है तो। नहीं नहीं, मोशन अपन सिर्फ ए से बी तक का ही ले रहे हैं अभी। मोशन ओनली ए से बी तक का ही स्टडी किया जा रहा है यहाँ पर, ए से लेके बी तक जब। तो इसके ऑपोजिट हो रहा है, हाँ, तो क्या माइनस। आएगा, माइनस जी आएगा। आए आए समझ में, बस ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। कंडीशन के बाद बस कुछ नहीं है, फिर तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा दो आप। जैसे आपने लगाया v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गई। इनिशियल वेलोसिटी u है, ये माइनस जी और ये स्मॉल t आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू हो गया u बाई जी। तो पहली एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ गई, t इज इक्वल टू यू बाई जी। अब देखो इसमें क्या होता है, जितना टाइम बॉडी ऊपर मैक्सिमम हाइट अचीव करने में लगाती है, उतना ही टाइम वापस आने में भी लगाती है। जितना टाइम ऊपर जाने में लगाएगी, उतना ही टाइम वापस नीचे आने में भी लगेगा। तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। उसको क्या बोलते हैं अपन, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब सरफेस से हाइट तक जाना और हाइट से वापस सरफेस पे आना। तो जो टाइम होता है वो इक्वल होता है, यानी टी प्लस टी। यानी ए से बी तक जाएगी तो उसमें टाइम टी लगेगा, और बी से ए तक आएगी तब भी टाइम कितना लगेगा, टी लगेगा। तो टी प्लस टी कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2t। है समझ में? तो फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा टी। सर सर एक्चुअली में उसका वापस आने का स्पीड जल्दी होना चाहिए ना, क्योंकि नहीं नहीं हम नहीं हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो ग्रेविटेशनल फोर्स से तो कम ही रहेगा। नहीं, हम तो अप्लाई फोर्स अप्लाई कर हमने तो, देखो जो आप फोर्स अप्लाई करते हो ना किसी बॉडी पे, वो होता है कांटेक्ट फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। हाँ जैसे ही आपका इससे पेन से कांटेक्ट ब्रेक हुआ ना, जैसे आपने इसको थ्रो करा तो आपका इसका कांटेक्ट हट गया। तो कांटेक्ट हट गया तो उसका वहां से ये ऊपर जाएगी और ऊपर से वापस आएगी। वो पूरे टाइम इस पे एक ही फोर्स एप्लीकेबल हो रहा है, और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसमें क्या होगा, जब वो एक बार ऊपर चली गई, जब जब एक बार ये यहाँ तक पहुंच गई, देखो आप, एक बार ये यहाँ तक पहुंच गई ना, उसके बाद जो वापस आएगी। चलो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ आपको, देखना आप केस। एक मिनट में यहाँ पर फॉर्मूले बना देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि बॉडी ऊपर जाने में और नीचे जाने में सेम टाइम लगाएगी। ठीक है। तो पहले ये ध्यान रखना है, जो कैपिटल टी होता है इसको क्या बोलते हैं अपन, टाइम ऑफ फ्लाइट।
टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टोटल टाइम, ऊपर जाना और वापस नीचे आना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस तो देख लो हाइट हो गई, एच एच क्या है, मैक्सिमम हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट अचीव करने में इसको टाइम कितना लग रहा है, यू बाई जी लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा भाई। मैक्सिमम हाइट एच हाइट अचीव करने में इसको कितना टाइम लग रहा है, यू बाई जी लग रहा है ना, तो यू बाई जी आ जाएगा। फिर ये प्लस कर देंगे, ये 1/2 आ जाएगा। एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी है। फिर टी की वैल्यू वापस से यू बाई जी रखो, तो यू बाई जी का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करके देखो, एच इजिकल टू क्या आएगा, यू स्क्वायर बाई जी एंड माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, है क्या नहीं। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। तो ये फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट का, ठीक है। क्या फॉर्मूला बनाया आपने, यू स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन टाइम ऑफ फ्लाइट की है, और थर्ड इक्वेशन है मैक्सिमम हाइट की। तो मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। आया समझ में यहाँ तक, हाँ ठीक है। सर। अब लास्ट लगा देते हैं, लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी आप जीरो कर दो, इसको यू स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा माइनस 2gh। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2gh, ठीक है। और u इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2gh, ठीक है। u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2gh। तो इस तरह से फॉर्मुलेस मिलेंगे, बट अगेन आप तो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, फिर वो जो भी कंडीशन है वो पुट कर देना और इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा देना, ठीक है। तो ये होता है मोशन अंडर हाँ ग्रेविटी, सर। ठीक है। ये है मोशन अंडर ग्रेविटी, ये कंडीशंस, ये पूरा ध्यान रखना आप। और इसके बाद ये दो केसेस हैं। अभी अपन डिस्कस करते हैं जो आपने क्वेश्चन पुट किया है कि सर ऊपर जाना वापस आने में टाइम जो है वो सेम कैसे रहेगा, ठीक है। तो टाइम सेम कैसे रहेगा, तो ये अपन एक थोड़ा सा इधर सॉल्व करके देखते हैं। देखो हम जैसे वही केस ले लेते हैं कि इसको हमने थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, ओके। तो यहाँ से थ्रो किया हमने, यहाँ जब थ्रो किया था आपने, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u थी। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, v थी। तो v इजिकल टू क्या कर दिया आपने, जीरो, ठीक है। v इजिकल टू क्या कर दिया, जीरो कर दिया, यहाँ से v इजिकल टू जीरो कर दिया। और इस पॉइंट को हम a ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट a हो गया, ये वाला पॉइंट b हो गया। हाइट जो कवर कर रहे हैं, हाइट कितना है, h है, तो h इजिकल टू हाइट कर दिया, है ना। यहाँ तक आई बात समझ में। अब जैसे ए टू बी मोशन ले रहे हैं अपन, अभी कौन सा मोशन ले रहे हैं, ए टू बी, ठीक है। ए टू बी जो मोशन हो रहा है उसमें अगर हम v इजिकल टू यू प्लस ए टी करें, तो फाइनल वेलोसिटी तो आपकी जीरो हो रही है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u है, और ये माइनस जी और ये t आ जाएगा, तो t इजिकल टू आपके पास क्या आ गया, u बाई जी आ गया। t इजिकल टू कितना आ गया, u बाई जी आ गया, आया। तो ये तो टाइम हो गया अपना ए से लेके बी तक जाने का, ये तो क्या टाइम हो गया अपना ए से लेके बी तक जाने का टाइम हो गया। अच्छा, इसी से अगर हम, ये हो गया आपका ए से बी तक का टाइम हो गया। अब क्या है, जैसे अब अगर आप इसको ड्रॉप, अब ये यहाँ पर आ गई ना, इस जगह पहुंच गई, अब इस जगह पहुंच गई, तो अब ये ड्रॉप होगी, यहाँ से ड्रॉप होगी, तो ये v तो जीरो ही है ही इसका। अब ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी और ये फाइनल वेलोसिटी होगी u। आ रही है ना बात समझ में आपको। अब जब ये वापस नीचे आएगी b से लेके a तक, अब हम मोशन कैसा ले रहे हैं, b टू a का मोशन ले रहे हैं। कैसा मोशन ले रहे हैं, बी से लेके ए तक का। तो बी से लेके ए तक का जब मोशन लोगे, तो अब इनिशियल वेलोसिटी तो v है, वो जीरो है, और फाइनल वेलोसिटी u है। तो अब वापस से इक्वेशन ऑफ मोशन में लगा देता हूँ, v इजिकल टू यू प्लस ए टी लगा देता हूँ। तो इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, इसको जीरो कर दो, ठीक है, इजिकल टू, है ना। फिर u देखो आप, u क्या है, u क्या है, इसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो u को आप, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये लगाओगे आप फॉर्मूला v इजिकल टू यू प्लस ए टी, ये तो अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें फाइनल, जब अपन b से a आएंगे तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी अपनी, बोलो। जब b से a आएंगे तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, बोलो। सर यू जीरो होगा। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल b से a आएंगे तो b टू a टू b नहीं कह रहा, b से a आएंगे तो फाइनल वेलोसिटी u होगी ना अपनी, हाँ है क्या हाँ हाँ नहीं, हाँ। u होगी ना बेटा। तो फाइनल वेलोसिटी u होगी, ठीक है। अब मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, प्लस एक्सेलरेशन कितना लेंगे, प्लस का जी के माइनस का जी, प्लस। प्लस का जी लोगे तो प्लस का जी आ गया। और टी क्या है, टी अपन ले रहे हैं बी से लेके ए तक का मोशन, ठीक है। तो यहाँ से देखो बी से ए तक में भी तो आपका टाइम कितना आ रहा है, यू बाई जी ही आ रहा है,
तो वही तो मैं आपसे कह रहा था कि जब आप किसी बॉल को अपवर्ड थ्रो करोगे तो अपवर्ड, या आप किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करोगे वर्टिकली अपवर्ड, तो जितना टाइम वो ऊपर जाने में लगाएगा उतना ही टाइम वो नीचे आने में भी लगाएगा। समझ में आया? जितना टाइम हाँ ऊपर सर। जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में भी उसका लगेगा। ठीक है, तो इसलिए हाँ ये आ जाएगा 2u/g। अब ये फॉर्मुलेज आपको सारे लर्न करने हैं, ये फॉर्मुलेज हैं, है ना? एक बार देखो इनको। सो ये क्वेश्चन है कि ऑनर 6, फिर और भी क्वेश्चंस करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, अभी तो बस ये एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं यहाँ। ऑनर 60 किलोमीटर ट्रैक का ट्रेन ट्रेवल्स फॉर, सबसे पहले तो जो ट्रैक है वो कितने का है, 60 किलोमीटर का है। तो आप एक इसमें इस तरह से डायग्राम बना लो कि टोटल जो ट्रैक है उसको मान लो ए से लेके बी तक आना है। ठीक है, तो ए से बी तक का जो टोटल ट्रैक है, पूरा कंप्लीट ट्रैक, वो है 60 किलोमीटर का ट्रैक है। ठीक है, उसमें से फर्स्ट 30 किलोमीटर, तो फर्स्ट 30 किलोमीटर 60 का टोटल है, ये सी पॉइंट कर देता हूं मैं, तो ये फर्स्ट हो गए 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर, तो ये 30 किलोमीटर है, तो रिमेनिंग भी 30 किलोमीटर ही होगा। तो रिमेनिंग भी 30 किलोमीटर कर दो, ये 30 किलोमीटर कर दिया। ठीक है, सो 30 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड। फर्स्ट 30 किलोमीटर जो है, पहले वाले में उसकी स्पीड जो है 30 किलोमीटर पर आवर है, तो ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर दो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जैसे फर्स्ट वाले के लिए हम ये कर दें कि फर्स्ट वाले ने जो डिस्टेंस है वो x1 कर देता हूँ और उसकी स्पीड कर देता हूँ v1। सेकंड वाले में जो डिस्टेंस है वो x2 तो मुझे पता है, पर v2 नहीं पता। वो कह रहे हैं v2 कितना रखें कि जो पूरी ट्रिप की जो एवरेज स्पीड है, वो एवरेज स्पीड कितनी आ जाए, एवरेज स्पीड कितनी आ जाए, 40 किलोमीटर पर आवर आ जाए। अब आई बात समझ में? ठीक है, हाँ सर। अब क्या करना है आपको, किसका फॉर्मूला लगाना है, एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, याद करें। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड v2 का फॉर्म, बाय टोटल डिस्टेंस कवर, x2 माइनस ना टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल x2 टाइम टेकन, माइनस ये x। याद रख लो आप तो ये याद रखो हाँ बस, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो जाएगी, x1 प्लस x2 हो जाएगा। तो ये तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो गया। अब टोटल टाइम टेकन कैसे निकालोगे, तो मान लो इस वाले में उसको टाइम लग रहा है t1, इस वाले में उसको टाइम लग रहा है t2, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, ये होता है फॉर्मूला, पता ही है हमें। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले वाले में टाइम कितना लगेगा उसको, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है उसकी, पहले वाले में डिस्टेंस कितनी है, x1 है। ठीक है, डिस्टेंस और स्पीड कितनी है, v1 है। फिर यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, x2 है, और स्पीड कितनी है, v2 है ना? अब देखो एवरेज जो है स्पीड वो तो 40 गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय, यहाँ पर देख लो आप x1, x1 कितना है, x1 आपका 30 है, v1 इज हाउ मच, v1 इज आल्सो 30, प्लस अगेन x2 इज हाउ मच 30, एंड v2 हमें फाइंड आउट करना है। तो v2 आप देख लो v2 कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके v2 बता दो कितना आ रहा है, करो बताओ, कैलकुलेट करो। तो इसको फाइनली आप सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट v2 की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको ध्यान है मैंने एक डेरिवेशन आपको कराई थी यहाँ पर, एवरेज स्पीड जब मैं करा रहा था, एवरेज स्पीड जो हमने टॉपिक स्टडी करा था, देखो कहाँ गया, ये देखो ये फॉर्मूला निकाला था, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये रहा। तो ये फॉर्मूला हमने कब अप्लाई करा था, जब डिस्टेंस कवर सेम हो और आपको स्पीड दे रखी हो, डिस्टेंस कवर सेम हो। तो अभी ये क्वेश्चन आपने जस्ट अभी अटेम्प्ट करा है ना जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो डिस्टेंस सेम है, 30-30 है ना? डिस्टेंस जो है वो सेम है, देखो 30-30 है। तो डिस्टेंस सेम है, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो इसको। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है 2v1 v2 एंड डिवाइड बाय v1 प्लस v2। ठीक है ना? अब इसमें एवरेज स्पीड आपको 40 गिवन है, तो ये 2 आ जाएगा, v1 भी गिवन है आपको, v1 आई थिंक 30 गिवन है, और ये v2 कर दो आप इधर, एंड डिवाइड बाय 30 प्लस v2। तो इसको भी आप सॉल्व करोगे तो वही आंसर आएगा आपका, v2 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, है ना? तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसे भी आपका आंसर बन जाएगा, 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2 लगा के। ठीक है, ओके डन।